स्टूडेंट्स क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज पर आपका स्वागत है। यह चैप्टर जो है डील करता है विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। आज जो स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी, उससे ये चैप्टर डील करता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेज़र, कि गवर्नमेंट कौन कौन से एंटी पॉवर्टी मेज़र करा रही है, कौन से ऐसे कदम उठा रही है जिससे गरीबी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। और इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर, और हमारे दैनिक जीवन में हम कई लोगों को ऐसे देखते हैं जो इनको हम गरीब मानते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, और हम हमारे आसपास गरीबी को देखते हैं। इन फैक्ट हर चौथा आदमी इंडिया का जो है वो गरीब है, और ये एक बात है कि भारत का हर चौथा आदमी गरीब है। इसका मतलब ये है कि 270 मिलियन लगभग 27 करोड़ लोग जो है गरीबी में रहते हैं इंडिया में। ये 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से है। फिर दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। ये हम कह सकते हैं कि भारत में जो है सबसे बड़ा सिंगल कॉन्सेंट्रेशन मतलब समूह है गरीबों का। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, और आपके दिमाग में गरीबों को लेकर के कुछ आ रहा होगा कि गरीब क्या होते हैं और गरीबी क्या होती है। अब 2 टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी आपकी बुक में 2 कहानी दी गई हैं। एक अर्बन केस मतलब शहर का केस है, जिसमें राम शरण जो है वो एक डेली वेज लेबरर के रूप में एक आटे के फ्लोर मिल में काम करता है रांची झारखंड में, और वो जो है 1500 रुपीज़ कमाता है। उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है। उसे घर भी पैसे भेजना होता है, और क्योंकि उसके पेरेंट्स ओल्ड हैं और जो कि गांव में रहते हैं। इस तरह से उसके पिताजी जो है वो एक लैंडलेस लेबरर हैं, और वो भी राम शरण के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो पैसे भेजेगा। राम शरण जो है वो एक रूम के रेंटेड हाउस में रहता है, ठीक है, एक क्राउडेड बस्ती में शहर के बाहर। और जो उसका घर है वो ब्रिक्स और क्ले टाइल्स से मतलब खपरेल से बना हुआ है। उसकी वाइफ शांता देवी है जो कि घरों में काम करती है और 800 रुपये कमाती है। उन लोगों को बहुत मुश्किल से खाना मिल पाता है। मीगर मील का मतलब होता है बहुत कम खाना, जैसे दाल और राइस बड़ी मुश्किल से ट्वाइस अ डे, और कभी उनके लिए खाना पर्याप्त नहीं होता, मतलब सब लोग भरपेट खाना खाएं ऐसा नहीं होता उनके घर में। उसका जो बड़ा लड़का है वो टी शॉप पे हेल्पर के रूप में काम करता है और 300 रुपये कमाता है। उसकी जो 10 साल की लड़की है वो उसके छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, ठीक। उनके जो है पास खुद के हाथ से बने हुए कपड़े हैं, और जूते उनके लिए लग्जरी आइटम है, मतलब उन लोगों ने जूते कभी पहने ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि जूते अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। अंडर नरिश्ड का मतलब होता है उनको भरपेट खाना नहीं मिलता, तो वो बहुत वीक है और कभी भी वो बीमार पड़ते रहते हैं। तो ये स्थिति है किसकी? अर्बन मतलब शहर में रहने वाले गरीब की। अब ऐसे ही एक और स्टोरी दी है रूरल केस में लखा सिंह की, कि लखा सिंह गांव में रहते हैं। उसका जो वर्क है वो एरेटिक है। एरेटिक का मतलब कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और उसको 50 रुपये मिलते हैं पूरा दिन काम करने के। ये गांव की स्थिति है। उसके पास 8 लोगों की फैमिली है, ठीक है। ये कितने? 8 लोग हैं। उसके फादर टीबी पेशेंट है, ठीक। लखा का पढ़ा लिखा नहीं है, और वो जब 10 साल का था तब से पैसा कमा रहा है, ठीक। अब इस तरह से उनकी स्थिति है कि सोप और ऑयल भी उनके पास नहीं है। मतलब उनके लिए जैसे वहाँ पर जूते उनके लिए एक लग्जरी आइटम थे, ऐसे इसके पास सोप और ऑयल नहीं है। तो ये दोनों स्टोरी से आपको पता चलेगा दीज 2 टाइपिकल केसेस इलस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी।
ये बहुत सारे डायमेंशन बताते हैं। ये शो करते हैं पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, कि गरीबी का मतलब है भूख और लैक ऑफ शेल्टर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते और सिक लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता। गरीबी का ये भी मतलब है कि क्लीन वाटर ना मिलना और सैनिटेशन फैसिलिटी का ना मिलना, साफ़ सफाई की फैसिलिटी का ना मिलना। इसका ये भी मतलब है कि रेगुलर जॉब का ना मिलना। तो इन सब केसेस से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं और इन पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि लैंडलेसनेस हो सकती है, कि कोई आदमी मान लीजिए गांव में रहता है, उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो गरीब होगा। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। साइज़ ऑफ फैमिली भी गरीबी का कारण हो सकता है। इलिटरेसी मतलब अशिक्षा भी गरीबी का कारण हो सकता है। यदि पुअर हेल्थ है तो वो भी गरीबी का कारण हो सकता है, क्योंकि गरीबी मतलब बीमार हो गए और इलाज नहीं करवा पाए, या इलाज करवाने गए तो पूरा पैसा उसी में खर्च हो गया तो आप गरीब हो गए। माल न्यूट्रिशन हो सकता है। फिर चाइल्ड लेबर, कि बच्चों को बचपन से ही काम में लगा देते हैं लोग, उनको पढ़ने नहीं देते, उनके अंदर जो स्किल है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी जो बुद्धि है वो भी एकदम लिमिटेड हो जाती है, तो उनको मौका ही नहीं मिलता कुछ अच्छा करने का। और हेल्पलेसनेस, कि मतलब वो लोग बहुत असहाय स्थिति में होते हैं, कि गरीब आदमी को जो है वो कुछ कर नहीं पाता। वो चाहता बहुत कुछ करना है, लेकिन जैसे वो चाहेगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, लेकिन पैसे ही नहीं है। वो चाहेगा कि मैं पूरे दिन मेहनत करूँगा, खाना ही नहीं खाया है, तो वो उनकी हेल्पलेसनेस स्थिति होती है। तो ये सब कारण हैं गरीबी के। तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि लोगों को एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब गरीबी से, एब्जेक्ट का मतलब होता बहुत निम्न गरीबी से बाहर निकाला जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत तभी स्वतंत्र सही मायने में होगा कि जब उसका पूरेस्ट जो पीपल है इंडिया का, वो फ्री हो जाएगा ह्यूमन सफरिंग से। फिर गरीबी के बारे में सोशल साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, तो सोशल साइंटिस्ट जो है गरीबी के लिए कई इंडिकेटर्स को देखते हैं। ये इंडिकेटर्स, जैसे इंडिकेटर का मतलब होता है कि वो कौन से कारण है, वो कौन से इंडिकेटर हैं समाज के जो गरीबी को जन्म देते हैं। तो वो है इलिटरेसी लेवल, अशिक्षा, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। फिर लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, कि कुपोषण के कारण क्या होता है कि शरीर में पूरे विटामिन प्रोटीन नहीं मिलते, तो छोटी सी भी बीमारी जो होती है वो इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, तो बार बार आ रहा है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करिए। इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा यदि आप अच्छा खाना खाते हैं, यदि आप नियम से खाना खाते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, ठीक है ना। फिर लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये भी गरीबी का कारण है कि हेल्थ केयर ही नहीं मिल रही। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, साफ़ सफाई नहीं है तो क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। अब सोशल साइंटिस्ट ने ये देखा कि सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, भाई ऊपर तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये तो कारण है ही, लेकिन समाज में दो कारण और हैं। देयर आर टू मोर रीजंस, वो है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। तो अब हम चलिए इन दोनों शब्दों को पढ़ें। तो पहला वर्ड आ रहा है सोशल एक्सक्लूजन, इस पे अलग से लिखने को भी आता है कि सोशल एक्सक्लूजन के बारे में लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, poverty must be seen in terms of poor having lived only in poor surrounding as other people, excluded from enjoying social equality। अब क्या होता है, गरीब लोग जो होते हैं वो गरीबों के ही साथ रहते हैं। यदि वो थोड़े बहुत अमीरों के आसपास रहें या अमीरों के साथ रहें, अमीरों के घर आना जाना रहे, तो उनको बहुत सारे काम मिल सकते हैं।
लेकिन वो गरीबों के साथ रहते हैं, उनको फिर तरह तरह की बीमारी हो जाती, तो फिर अमीर लोग उनको आने नहीं देते। तो ये देखिए आप, ये क्या किया उन लोगों ने, सोशल एक्सक्लूज़न किया। कई बार ये चीज़ क्या होती है, जाति से रिलेटेड हो जाती है। गांव में ऐसे लोगों को गांव के बाहर ज़मीन दे दी जाती है, गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है, तो वो लोग गांव के बाहर क्या हो रहा है उनके साथ कोई देखने वाला नहीं होता। भाई गांव में रहते तो कम से कम क्या होता, लोग आते जाते उनको देखते, उनकी थोड़ी बहुत जो दयावान लोग हैं वो हेल्प कर देते। तो ये स्थिति सोशल एक्सक्लूज़न कहलाती है। एंड सोशल एक्सक्लूज़न कैन बोथ अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन यूजुअल केस। तो ये कारण भी हो सकता है और ये परिणाम भी हो सकता है। कारण का मतलब कि भाई सोशल एक्सक्लूज़न बाहर निकाल दिए तो वो कारण बन गया, और ये कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम भी हो सकता है कि गरीब था इसलिए बाहर निकाल दिया। ये दोनों स्थिति सोशल एक्सक्लूज़न कहलाती है। दूसरा होता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी। कि कुछ वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ निश्चित प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि इन लोगों के साथ गरीब होना पक्का ही, ये लोग गरीब ही रहेंगे। जैसे बैकवर्ड क्लास के लोग, इंडिविजुअल, जैसे कोई आदमी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मान लीजिए उसके किसी गरीब के यहाँ कोई ऐसा बच्चा हो गया जिसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, या वो अंधा है, तो फिर वो क्या होता है, वो उसको अब तो गरीबी में ही मरना है, ये चीज़ आ जाती है। तो ये कहलाती है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, यदि कोई महिला विधवा हो गई, उसका पति कमा के देता था और वो विधवा हो गई, तो इसका मतलब पक्का है कि वो गरीब होना है। तो ये चीज़ जो होती है ये कहलाती है वल्नरेबिलिटी। तो इसको लिखना है तो ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे, अंडरलाइन वाला, कि वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो वल्नरेबिलिटी के लिए यदि ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वो पक्का वल्नरेबिलिटी होगा। फिर फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क देयर ग्रुप्स फेस एट टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। और कहीं धोखे से कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, जैसे इस समय में चल रहा है कोरोना काल, ठीक है ना, ऐसे ही मान लीजिए कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए। नेचुरल डिज़ास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, क्योंकि अभी तो हम एपिडेमिक से और पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। पेंडेमिक का मतलब होता है बहुत अधिक बीमारी का फैलना। अब ये भी क्या है, यदि कुछ ऐसा आ जाए तो ये गरीब लोगों के, ये वल्नरेबल ग्रुप को जो होता है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप देखिए सरकार उनको मुफ्त राशन दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाकी लोग तो जी जाएंगे, लेकिन ये लोग क्या होगा, इन लोगों को काम भी नहीं मिलेगा, इन लोगों को अमीर लोग घुसने नहीं देंगे, क्योंकि वैसे ही अब कोरोना फैल रहा है तो लोग क्या हो रहा है, दूसरों से बच रहे हैं। अब है पॉवर्टी लाइन। आपने अक्सर सुना होगा गरीबी रेखा। कॉमन मेथड जो होती है गरीबी नापने की, वो इनकम और कंजम्पशन लेवल से नापी जाती है। एक गरीब आदमी को गरीब माना जाता है यदि उसकी इनकम और उसका कंजम्पशन लेवल एक बिलो है, एक मिनिमम लेवल से, जो कि नेसेसरी है फुलफ़िल करने को बेसिक नीड को। तो बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए जो नेसेसरी लेवल है कंजम्पशन का मतलब होता है खाने पीने का जो लेवल है, इनकम का जो लेवल है, यदि उससे कम है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और गरीबी रेखा जो होती है वो हर जगह के हिसाब से अलग अलग होती है, हर देश के हिसाब से अलग अलग होती है, पर हर कंट्री की ये एक इमेजनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है। मान लिया जाता है कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे अमेरिका में यदि आपके पास कार नहीं है तो आपको क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। लेकिन इंडिया में तो कार सिर्फ अमीरों के ही पास होती है, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन डिज़ायर कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब आजकल क्या होता है, कैलोरी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा, कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए आपको क्या होगा, शरीर को कुछ खाना देना पड़ेगा। तो किस तरह का काम करते हैं उस हिसाब से आपको कैलोरी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया की जो बात करें तो 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे रूरल एरिया के लिए है, और 2100
2100 कैलोरी जो है वो अर्बन के लिए है, क्योंकि गांव के लोग को ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तो वहाँ की कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और ये जो कैलकुलेशन है जो 2011-12 में निकाले गए थे, तो पॉवर्टी लाइन के लिए फिक्स किया गया है कि एक व्यक्ति के लिए 816 रुपये पर मंथ रूरल एरिया में होना चाहिए और 1000 रुपये होना चाहिए अर्बन एरिया में। अब देखिए, कैलोरी में उल्टा था और पैसों में उल्टा है। कैलोरी में गांव वाले को ज़्यादा कैलोरी चाहिए, शहर वाले को कम चाहिए, और पैसों की जब बात हो रही है तो गांव वाले को कम पैसे चाहिए, शहर वाले को ज़्यादा पैसे चाहिए। ऐसा क्यों है? भाई शहर महंगा होता है, ठीक है कि नहीं। अब आगे, अब यदि 5 लोगों की फैमिली है, ठीक है ना, तो आप गांव का हिसाब निकाल लीजिए, 816 × 5 कर लीजिए, और शहर का निकाल लीजिए, 1000 × 5 कर लीजिए। तो ये गरीबी रेखा का हिसाब लगाने के लिए ये ऐसा रखा गया है कि यदि किसी फैमिली की इनकम शहर में है 5000 से कम है, 5 लोग हैं उसके फैमिली में, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे व्यतीत कर रहा है। अब गरीबी रेखा को पीरियडिकली मतलब समय समय पर एस्टिमेट किया जाता है, और ये किया जाता है NSSO के द्वारा। ये NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है, और उसने डिसाइड किया है कि यदि किसी फैमिली की इनकम $1.90 से कम है पर डे की, तो इसका मतलब वो आदमी गरीब है। $1.90 से कम है तो ये गरीब है, ये इंटरनेशनल है। अब पॉवर्टी एस्टीमेट आप टेबल पे देख सकते हैं, टेबल का एनालाइज कर सकते हैं कि गरीबी का क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। आप देखिए टेबल में दिया हुआ है, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो 407 मिलियन से 270 मिलियन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। कभी 470 मिलियन होते थे और अब 270 मिलियन बचे हैं 2011-12 में जो सेंसस हुई थी उसके हिसाब से। तो क्या दिखा रहा है कि गरीबी कम हो रही है या बढ़ रही है? तो गरीबी क्या हो रही है, पूरे ऑल ओवर उसमें कम तो हो रही है, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो रही है। अब आ रहा है वल्नरेबल ग्रुप। जैसे अपन ने वल्नरेबिलिटी पढ़ा था, वल्नरेबल ग्रुप है। वल्नरेबल ग्रुप का मतलब होता है सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हाउसहोल्ड, कि जो SC हैं, ST हैं, या जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, ठीक है, इन लोगों की जो स्थिति है ये क्या है, ज़्यादातर गरीब पाए जा रहे हैं। और कुछ केस में वुमेन, एल्डरली पीपल, फीमेल इन्फेंट, फीमेल इन्फेंट का मतलब होता है बच्चियाँ जो हैं उनको इक्वल एक्सेस नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो गरीब होते जाते हैं। तो ये वल्नरेबल ग्रुप है। वल्नरेबल ग्रुप के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर है शिवरमन की स्टोरी दी गई है। एक शिवरमन जो है वो स्मॉल विलेज में रहते हैं, ठीक है, और वो कॉबलर है। कॉबलर का मतलब होता है जो जूते बनाने का काम करते हैं। वो वर्क एग्रीकल्चरल लेबरर का भी काम करता है। 160 रुपये कमाता है। उसकी पत्नी शशिकला है, वो 100 रुपये कमाती है। 8 मेंबर हैं उनके घर में, उनकी माँ भी है, ठीक है। एक अनमैरिड सिस्टर भी है। 4 चिल्ड्रन हैं, 3 उसमें से लड़कियां हैं, 1 लड़का है। ये उसके घर की कहानी है। वो अपने अनमैरिड सिस्टर की शादी नहीं कर पा रहा है, उसकी मदर का इलाज अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसकी मदर ने जो है वो ज़िंदगी में इंटरेस्ट ही खो दी है। तो वो बड़ी मुश्किल से क्या होता है कि 2 मील्स अ डे मिलता है, और कभी कभी वो दूध खरीदता है, लेकिन वो भी सिर्फ अपने लड़के के लिए, लड़कियों को दूध नहीं देता। क्या क्या पता चल रहा है आपको इससे? तो इससे यही पता चल रहा है कि अब आप सब एनालिसिस करिए कि शिवरमन काम कर रहा है, उसकी पत्नी काम करी, पर दोनों को पैसे समान क्यों नहीं मिल रहे? शिवरमन जो है वो अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करवा पा रहा है? शिवरमन अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवा पा रहा है? क्या कारण है?
तो जब आप स्टोरी का एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, गरीबी जो है इंडिया में वो दूसरा एस्पेक्ट, और उसका दूसरा एस्पेक्ट और डायमेंशन भी है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। अब हर स्टेट में गरीब एक जैसे नहीं है, ये एनालिसिस दिया हुआ है। आप सभी शहरों के नाम देख सकते हैं और उनकी गरीबी का लेवल देख सकते हैं। इसका एनालिसिस करने में आपको मिलेगा कि बिहार और उड़ीसा जो है वो गरीबी स्टेट हैं, जबकि इनके कंपैरिजन में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इनमें क्या हुआ है कि गरीबी कम हुई है। स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। वह पंजाब और हरियाणा ने क्या किया है कि गरीबी को बहुत अधिक कम किया है अपने एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट को बढ़ा करके। केरल ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को फोकस किया और गरीबी को कम कर लिया। बंगाल में लैंड रिफॉर्म हो गए तो उससे गरीबी कम हो गई। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा कर लिया गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि गरीब कम हो गए। तो इस तरह से गरीबों की स्थिति को कम किया जा सकता है यदि हम लगातार उस पर काम करें, यदि सरकार लगातार उस पर काम करे। फिर यदि हम ग्लोबल पॉवर्टी मतलब पूरे धरती की पॉवर्टी देखें तो जैसे अभी वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि यदि कोई आदमी 1.90 डॉलर से कम पर डे कमाता है तो वो गरीब है। तो आप देखेंगे कि चाइना में लगातार गरीब कम हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? चाइना जो है बाकी देशों की तुलना में उसमें गरीब कम हो रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। ये दिया हुआ है कि कंट्री कौन कौन से हैं और वहाँ कितने % पीपल जो है वो गरीबी रेखा या गरीब जो इंटरनेशनल लेवल है उससे नीचे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं नाइजीरिया सबसे ज़्यादा गरीब है, उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया का नंबर 3rd पे आता है। तो ये स्थिति है, इतने % पीपल यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ठीक है ना। तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि देश में और इंटरनेशनल लेवल पर गरीबों की क्या स्थिति है। अब कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के क्या कारण हैं? तो बहुत सारे कारण हैं। इंडिया में जो कारण है वो ये हैं, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पहला कारण है कि अंग्रेज हमारे देश में आए तब से क्या हुआ था कि हमारा बहुत अधिक शोषण हुआ जिसके कारण हम लोग गरीब हैं। सेकंड, फेलियर एट पॉपुलेशन कंट्रोल, जब स्वतंत्रता भारत को नहीं मिली थी उसके पहले भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी 1947, और जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो अचानक हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि अभी हम स्वतंत्रता के बाद 35 करोड़ से सीधे 1.25 और आगे बढ़ते जा रहे हैं करोड़ में। तो हम फेलियर है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल में, ये भी कारण है गरीबी का। फेलियर एट प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन सब जगह नहीं हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अक्सर देखते होंगे ये कहा गया इतने % रहा, इतने % कम हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से सबको रोज़गार मिलता है। फिर ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़, जो इनकम की इनइक्वालिटी है भारत में बहुत है। अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब होते जाते हैं। जैसे आपके पास मकान है तो आप क्या होगा, उसको किराए दे दोगे, ठीक है, उसका किराया आएगा, आप एक और मकान बना लोगे। तो ये जो है कई ऐसा है कि ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ है। यदि किसी के माता पिता गरीब हैं तो वो गरीब ही रहेगा, अमीर है तो अमीर ही रहेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों के किसी के पास खूब है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। एक्सपेंसिव सोशल ऑब्लिगेशन, हमारे भारत में ये भी एक बहुत गंदी परंपरा है कि शादियों में लोग बहुत अधिक खर्च कर देते हैं, इतना खर्च कर देते हैं कि लोन ले लेते हैं, जबकि क्या है, क्योंकि वो दिखावा करना चाहते हैं। जबकि शादी जो है वो एक अदर वर्क है, और भी दूसरे सोशल ऑब्लिगेशन अदर वर्क है। मेन वर्क है कि भाई एजुकेशन में पैसा लगाया जाए, उस पैसे का सदुपयोग किया जाए। तो ये हमारे देश के कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी हैं।
फिर है हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस। जो किसान है वो एक बार लोन ले लेता है तो फिर वो चुका ही नहीं पाता। लोग एक बार किसी चीज़ के लिए लोन ले लेते हैं तो फिर वो उसको चुका ही नहीं पाते। तो यही जो है मेन कारण है। तो इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और इससे आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार होता है। अगला है एंटी पॉवर्टी मेज़र। सरकार क्या क्या कर रही है। तो एंटी पॉवर्टी मेज़र जो है वो 2 चीज़ों पर है। पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। सरकार 2 तरह से काम कर रही है। एक तो क्या कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन कर रही है। जितने भी युवा हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि वो स्टार्टअप शुरू करें। स्टार्टअप का मतलब होता है कोई बिजनेस को शुरू करना। जैसे मान लीजिए आप पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटी देगी। लोन जल्दी मिल जाएगा यदि आपने प्लान अच्छे से बताया तो। आप कहाँ क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ें तो शुरू में आपको काफ़ी हेल्प दी जाएगी ताकि आपका जो बिजनेस है वो जम जाए। और दूसरा क्या होगा कि कुछ जो गरीब हैं उनके लिए क्या किया जाए, सरकार उनके लिए लगातार काम कर रही है। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी तो इस समय में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है क्योंकि कोविड क्राइसिस है, लेकिन फिर भी बाकी देशों की तुलना में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है। ठीक है ना। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो एवरेज 3.5 से 1970 में 6% पे कूद गई थी। मतलब बढ़ गई थी, 6% तक पहुंच गई थी। जितनी हायर ग्रोथ रेट होगी उतनी ही गरीबी कम होते जाएगी, क्योंकि ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस जो एरिया है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है, हमारी कारें बहुत अधिक बन रही हैं और बिक रही हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ठीक है कि नहीं। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है, वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस आल्सो इनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल चाइल्ड टू स्कूल। और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए लोग क्या करते हैं भाई, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, इवन वो लड़कियों को भी पढ़ाते लिखाते हैं। और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक रिटर्न उनको अच्छा मिलता है। भाई यदि कोई उनका लड़का यदि डॉक्टर बन रहा है, यदि उनका लड़का कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा है तो वो ज़्यादा कमाएगा। नहीं तो क्या होगा, पता चला उसको लेबर बना दिए, वो 150-200 रुपये कमा रहा है तो वो ज़िंदगी भर 150-200 ही रुपये कमाता रहेगा। ये एक चीज़ ज़रूरी होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो अपॉर्चुनिटी को, हालांकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उससे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ये बहुत बिलो है एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो विलेज में रहते हैं और वो खेती पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए क्या है, खेती पर जो है हमारे यहाँ पर कोई विशेष काम नहीं हो रहा है। खेती पे विशेष काम का ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से खरीद तो लेती है अनाज, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसको रखने की जगह नहीं है। गवर्नमेंट के पास उस अनाज को सही ढंग से यूज़ करने की व्यवस्था नहीं है कि उसको बिजनेस में लगाए, उसको इम्पोर्ट उसको एक्सपोर्ट करे बाहर। तो ये सब व्यवस्थाएं होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर ये तो हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब आगे बात की भाई जो गरीब है उनका क्या करें, जो वल्नरेबल ग्रुप है उनके लिए क्या करें, जो सोशल एक्सक्लूजन ग्रुप है उनके लिए क्या करें। तो पहला उनके लिए प्रोग्राम चल रहा है मनरेगा। इसका नाम अक्सर सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कानूनी बना दिया गया 2005 में। ये कानून कहता है कि 100 दिन का जो रोज़गार है वो हर गांव वाले को दिया जाएगा। ठीक है। और उनसे क्या काम करवाया जाएगा, उनसे कि गांव में सूखा ना हो, ड्रॉट ना हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो और सॉइल एरोजन मतलब मिट्टी का कटाव ना हो। तो इन 3 चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इससे पर्यावरण भी सुधरता है, गांव की स्थिति भी सुधरती है। ठीक है ना। तो ये भी काम उनसे करवाया जाता है और इससे क्या होता है, जो गाँव के बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है। ठीक है। ये स्कीम से जो है अभी तक 220 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। ठीक। ये मनरेगा है। उसके बाद इसमें शेयर भी है कि वल्नरेबल ग्रुप को, कि भाई एससी लोगों को, एसटी लोगों को, वुमेन को, सबको रोज़गार दिया जाएगा और सबका जो है स्कीम उनका परसेंटेज डिसाइड है, शेयर है। दूसरी योजना है PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। ये 1993 में शुरू हुई थी। इसका जो एम है वो क्रिएट करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी देना है, PMRY।
ठीक है ना। और ये बिजनेस को सेट करने में हेल्प करती है PMRY, इससे लोन मिलता है। अगली योजना है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये 1995 में हुआ था, ये रूरल के लिए है, ठीक है। PMRY सबके लिए था। तो ये स्मॉल टाउन्स में। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1999 में। इसका जो एम था, ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली अबव पॉवर्टी लाइन, कि इसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके और ऊपर लेके आना। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया जाता है, वो आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर आपस में किसी को ज़रूरत रहती है तो लोन पे देते हैं, फिर उससे वापस लेते हैं। इस तरह से एक, जैसे मान लीजिए किसी के पास रिक्शा नहीं है तो वो उसको रिक्शा ख़रीद के देते हैं, फिर रिक्शे की जो इनकम होती है उससे आधा पैसा वो चुकाते जाता है, आधा अपने पास रखते जाता है। इस तरह से क्या होता है, उसका घर भी चलता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लोन है वो भी पे हो जाता है। तो ये कहलाती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद की जाती है। अगली योजना है PMGY। PMGY का मतलब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 2000 में लॉन्च हुई थी और इसमें स्टेट्स को बेसिक सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर के लिए हेल्प की जाती है, ठीक है। तो ग्रामोदय योजना ये गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि लोगों को जो है इस क्षेत्र में मदद मिल सके। फिर अगली आ रही है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिससे लोगों को सब्सिडाइज फूड दिया जाता है। आपने देखा होगा कि 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल जो दिया जाता है वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत ही दिया जाता है, ठीक। और अभी एक और चल रही है योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना। ये इसमें है कि 5 किलो गेहूँ और 1 किलो दाल, ठीक है, ये दी जाएगी। और ये जो है अभी नवंबर तक की दी जाएगी क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, ताकि लोगों को क्या है, जो गरीब लोग हैं वो भूखे न मरें, वल्नरेबल और सोशल एक्सक्लूजन वाले लोग हैं वो भूखे न मरें। Despite good intention, the benefit of these schemes are not fully reached to deserving people। अब इन सब की एक दिक्कत क्या है कि आज भी गरीब लोगों का जो अनाज है वो कई लोग, जो लोग उसके पात्र नहीं वो खा जाते हैं। कई लोग ऐसा है जो गरीब नहीं लेकिन वो अपने आप को गरीब दिखाने में तुले हुए हैं कि हम लोग गरीब हैं भैया, हमारे पास गरीबी का राशन कार्ड है, जैसे तैसे करके वो गरीबी का राशन कार्ड हासिल कर लेते हैं और गरीबों को, जो रियल गरीबों को जो हक मिलना है वो नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो ये एक हमारे देश की गंदी जो स्थिति है वो ये है कि कुछ लोग जो होता है गरीबों का अनाज खा जाते हैं। देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग। इसी धीरे धीरे गवर्नमेंट इनकी मॉनिटरिंग कर रही है, धीरे धीरे क्या कर रही है, इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अभी भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं भारत में। पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया। गरीबी तो घटी है भारत में, परंतु डिस्पाइट प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। परंतु आज भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी डिस्पैरिटी पॉवर्टी में दिखती है, गरीबों में दिखती है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में, ठीक है ना। आज भी हम बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। और कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप जो है आज भी बहुत वल्नरेबल है, आज भी जो है बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है, ठीक है। और यदि हमें सबको एजुकेशन दिया तो हमारे देश की जो गरीबी है वो कम होगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स उससे डेवलप होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है हमारे देश की गरीबी और कम हो जाएगी। तो हमने देखा इस चैप्टर में कि गरीबी के कई डायमेंशन हैं। गरीबी को गरीबी रेखा से मापा जाता है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो गरीब हैं, जो सोशल ग्रुप हैं, वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो सोशल एक्सक्लूज़न हो रहा है उनका, और सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है, सरकार कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोशन कर रही है, ये सारी चीज़ें हमने जो है इसमें देखा। और इसी चैप्टर के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि गरीबी क्या है, गरीबी को कैसे मापा जाता है
और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।